Assalamu alaikum. I am Dr. Aisha Farhat and I am working in Ministry of Health, Saudi Arabia. हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हाइपरटेंशन एंड प्रेगनेंसी। हाइपरटेंशन चूँकि एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है और इसको हम कोशिश करेंगे कि इसको 2 वीडियो में हम डिवाइड कर दें। इस फर्स्ट वीडियो में हम जनरली जो है हाइपरटेंशन को डिस्कस करेंगे, ख़ास तौर पे क्रोनिक हाइपरटेंशन और गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, और दूसरी वीडियो में मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को प्री एक्लैम्प्सिया जो कि एक कॉम्प्लिकेशन है हाइपरटेंशन की, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही डेंजरस है। अगर ये प्रॉपरली कंट्रोल ना हो तो ये कन्वर्ट हो जाती है एक्लैम्प्सिया में, जिसमें ना सिर्फ के हाई ब्लड प्रेशर होता है बल्कि पेशेंट को उसमें फिट्स भी हो जाते हैं और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। तो इनके बारे में जो है मैं आपको सेकेंड वीडियो में बताऊँगी। सबसे पहले बात करते हैं इंसिडेंस पे। तकरीबन 10 से 15% जो प्रेगनेंसीज हैं उनमें हाइपरटेंशन को देखा गया है। हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी जो है ये एक कॉमन काज जो है एडमिशन्स की भी है। तो तकरीबन 12 to 25% यानी 12 से 25% औरतें जो हैं उनका एडमिशन एंटीनेटल वार्ड में सिर्फ और सिर्फ इसी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से किया जा सकता है। हाइपरटेंशन डायग्नोज करने के लिए एटलीस्ट जो हैं 2 रीडिंग्स, अगर वो भी पहली रीडिंग्स जो है वो 140/90 यानी ऊपर वाला जो ब्लड प्रेशर है वो 140 बटा नीचे वाला जो है वो 90 140/90। अगर आपका ब्लड प्रेशर इतना या इससे ज़्यादा आ गया है, जब आप हॉस्पिटल में आए हैं थोड़ी देर आपको रेस्ट करने दिया जाता है और उसके बाद तकरीबन 1 घंटा या 2 घंटे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है वो दोबारा ब्लड प्रेशर आपका चेक किया जाता है। और अगर वो स्टिल हाई ही है, मोर देन 140/90 या एटलीस्ट इतना है, और साथ साथ अगर आपके यूरिन में प्रोटीन भी आ गई है, तो ऐसे पेशेंट को एडवाइस की जाती है कि आपके लिए अच्छा है अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं, ताकि आपके ब्लड प्रेशर की थोड़ी क्लोज मॉनिटरिंग की जाए। आपका अल्ट्रासाउंड हो सकता है, आपका फीटस स्टेटस जो है वो चेक किया जा सकता है, क्योंकि अगर आपको पहले से हाइपरटेंशन है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका बच्चा जो है वो IUGR इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन का केस हो, वो अपनी एज से जो है वो छोटा भी रह सकता है। कि अगर कभी भी आपके एंटीनेटल विजिट में डॉक्टर आपको एडवाइस करती हैं तो काइंडली उनकी बात ज़रूर सुनिए। हॉस्पिटल में 1-2 दिन एडमिट हो जाइए, क्योंकि अक्सर लोगों को मैंने गायब होते देखा है, रिफ्यूज़ करते देखा है। तो काइंडली डॉक्टर की बात सुनने की और समझने की और मानने की आदत डालिए। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ रिस्क फैक्टर्स। सबसे पहले है जनरल रिस्क फैक्टर्स, और जनरल रिस्क फैक्टर में जो नंबर 1 पे आता है वो है एज। जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा गया है कि जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज है, यानी अगर तो बच्ची बहुत ही छोटी है, टीनेजर है और वो प्रेग्नेंट है उनमें, या अगर मदर की एज जो है वो 40+ में आ गई है, मतलब थोड़ी ज़्यादा एज है, तो इन दोनों कंडीशन में देखा गया है कि जो रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन और कॉम्प्लिकेशंस ड्यू टू हाइपरटेंशन जो हैं वो दोनों ही ज़्यादा हो जाती हैं। उसके साथ साथ वो ज़्यादातर जो हैं जो ख़वातीन पहली दफ़ा प्रेग्नेंट होती हैं उनमें ज़्यादा कॉमनली जो है वो देखी गई है। और नंबर 3 पे है कि ऐसी पेशेंट जो ओबीस हैं, यानी जिनमें मोटापा है और उनका जो BMI है वो मोर देन 30 है, तो ऐसे पेशेंट में भी हाइपरटेंशन और उसकी कॉम्प्लिकेशन होने के हाईली चांसेस हैं अगर आपको पहले से ब्लड प्रेशर नहीं है। दूसरे नंबर पे आ जाता है जेनेटिक्स फैक्टर। हमेशा मैंने आपको बताया है कि हर चीज़ में आप गौर करेंगे कि 2 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर कोई चीज़ प्रीवियसली आपकी पिछली प्रेगनेंसी में हुई है तो हाईली चांसेस होते हैं कि वही चीज़, वही प्रॉब्लम जो है आपको नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी होगी। सेम इसी तरह अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में कोई चीज़ है, अगर आपकी मदर में या आपकी सिस्टर में
कोई प्रॉब्लम रिगार्डिंग टू प्रेगनेंसी आई है तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं कि वो आप में भी आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी मदर में कोई भी उनकी प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड में ब्लड प्रेशर या उससे रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशंस हुई थी तो आप में भी चांसेस हैं, तकरीबन 20 to 25% आप में चांसेस हैं कि आपको भी वही कॉम्प्लिकेशंस, वही प्री एक्लेम्शिया वगैरह जो है वो हो सकता है। और इसी तरह अगर आपकी जो सिस्टर हैं उनको अगर उनकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन आई है तो आपकी परसेंटेज जो है वो इससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो तकरीबन जो है वो 35 to 40% उनके चांसेस हैं, यानी आपकी मदर से भी ज़्यादा उन कॉम्प्लिकेशन के चांसेस और रिस्क आप में हो जाएंगे अगर वो आपकी सिस्टर में भी है। थर्ड नंबर पे जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं उन्हें कहते हैं ऑब्स्टेट्रिक रिस्क फैक्टर्स। और ऑब्स्टेट्रिक रिस्क फैक्टर का मतलब होता है कि आपकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, आप प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी में कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, फॉर एग्जांपल कि आप पहली दफ़ा प्रेग्नेंट हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, या ये कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो ट्विंस या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी जो है वो डायग्नोस हो गई है कि इस प्रेगनेंसी में एक से ज़्यादा बच्चे हैं, तो ये भी रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन को बढ़ा रहा है। इसके साथ साथ कि अगर आपकी प्रीवियस प्रेगनेंसी में आपको प्री एक्लेम्शिया हुआ है तो वो इस प्रेगनेंसी में भी होने के चांसेस हैं। और इसके अलावा अगर आपकी इस प्रेगनेंसी और पिछले वाली प्रेगनेंसी में तकरीबन 10 साल से ज़्यादा का गैप आ गया है तो भी ज़हन में रखें कि आपको हाइपरटेंशन और उससे रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशन हैं वो हो सकती हैं। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड में देखा गया है कि आपका जो प्लेसेंटा है उसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट में हो सकता है क्योंकि उनमें बहुत गुड साइज़ बेबी होता है ड्यू टू डायबिटीज़। और उसके साथ साथ ये है कि अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी हैं, एक से ज़्यादा बच्चे हैं इस प्रेगनेंसी में, तो ऑटोमेटिकली उसके लिए प्लेसेंटा का साइज़ बड़ा होगा, तो ये भी एक काज ऑफ हाइपरटेंशन और उसकी कॉम्प्लिकेशंस की होती है। और अब लास्ट ऑफ ऑल जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिस्क फैक्टर है उसे हम कहते हैं मेडिकल फैक्टर्स, यानी अगर पेशेंट में किसी भी किस्म का कोई मेडिकल डिसऑर्डर है तो ये रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन और उसकी कॉम्प्लिकेशंस को बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेगनेंसी में बढ़ा देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पेशेंट जो हैं वो ऑलरेडी नोन केस ऑफ हाइपरटेंशन है, मतलब उनको पहले से ही हाइपरटेंशन है और वो साथ में प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो अब आप खुद ही इमेजिन कर लें कि ये चीज़ जो है वो ऑटोमेटिकली रिस्क ऑफ फर्दर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं हाइपरटेंशन की उनकी तरफ जाएगी। इसे हम कहते हैं क्रोनिक हाइपरटेंशन। उसके साथ साथ ऐसे केसेस, फॉर एग्ज़ाम्पल द पेशेंट जिनमें रीनल डिज़ीज़ है, जिनको गुर्दों का कोई मसला है, या वो नॉन केस हैं डायबिटीज़ के, उनको अगर शुगर है, या उसके अलावा उनमें कोई ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है जैसे कि SLE और एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। इस टॉपिक पे मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाई है क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ रिकरेंट अबॉर्शन। रिकरेंट का मतलब है लगातार अबॉर्शन, एक के बाद एक, अगर 3 अबॉर्शन हो जाए तो उसकी एक इम्पॉर्टेंट कॉज ये है। तो जब मैंने अबॉर्शन को डिस्कस किया, साथ साथ मैंने एंटीफॉस्फोलिपिड को भी डिस्कस किया, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज जो है वो हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी और इसकी कॉम्प्लिकेशन की रीज़न हो सकती है। उसके अलावा कुछ पेशेंट जिनमें कोई जेनेटिक्स ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि सिकल सेल डिज़ीज़ वगैरह हैं, तो इन पेशेंट में भी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी ड्यू टू हाइपरटेंशन हो सकती हैं। हाइपरटेंशन के टॉपिक को अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स हैं उनके साथ थोड़ा सा फेमिलियर होना पड़ेगा, जिसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। जिसमें नंबर 1 पे है क्रोनिक हाइपरटेंशन। क्रोनिक हाइपरटेंशन एक ऐसी कंडीशन होती है, ये उन फीमेल के लिए यूज़ की जाएगी जो पहले से ही हाइपरटेंसिव हैं और ट्रीटमेंट पे हैं, और उसके बाद इस हाइपरटेंशन के साथ साथ जो हैं वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। दूसरी टर्म है गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। ये नाम ही से पता चल रहा है, गेस्टेशनल, जब भी, चाहे वो गेस्टेशनल हाइपरटेंशन है या गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, तो इस वर्ड से जो पहली चीज़ आपके माइंड में आनी चाहिए उसका मतलब है कि ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड है।
ये टर्म उन फीमेल के लिए यूज़ की जाती है जो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, उनमें पहले किसी किस्म की ब्लड प्रेशर वगैरह की कोई हिस्ट्री नहीं है, और जब वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं और स्मूथली जो है 5 महीने 20 वीक्स आपकी प्रेगनेंसी के गुजर जाते हैं, और उसके बाद जब आप डॉक्टर को जब भी विज़िट करती हैं तो आपको पता चलता है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई है, तो ऐसे पेशेंट को रखा जाता है गेस्टेशनल हाइपरटेंशन वाली कैटेगरी में। तो अब हम इन सारी कंडीशंस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है क्रोनिक हाइपरटेंशन। क्रोनिक हाइपरटेंशन के बारे में जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि ये वो फीमेल्स होती हैं जिनको पहले से ही ब्लड प्रेशर है और वो मेडिसिन पे हैं और उसके बाद वो प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं। तो आप सब लोगों के लिए जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडवाइस है वो ये है कि जो मेडिसिन आप खा रही हैं हमेशा अपने जहन में रखिए कि ये मेडिसिन जो है ये आपकी प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। ज़्यादातर जो मेडिसिन एज आ ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन यूज़ हो रही हैं वो बच्चों में कॉन्जेनिटल अनोमलीज़ वगैरह जो हैं वो काज करती हैं। डॉक्टर को विज़िट करने का ये फ़ायदा होगा कि वो सारी मेडिसिन जो आप फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन यूज़ कर रही हैं, डॉक्टर्स जो हैं वो उनको चेक कर लेंगे और वो आपको बहुत क्लियरली, जैसे कि मैंने बताया कि ये एक कॉज ऑफ अबनॉर्मेलिटी है बच्चे में, तो वो आपको बहुत क्लियर कट जो हैं वो इसका आइडिया दे देंगे। और साथ साथ वो आपको ये भी एडवाइस करेंगे कि जैसे ही आपको अपनी प्रेगनेंसी का पता चलता है आपको फ़ौरन ही इस मेडिसिन को स्टॉप कर देना है, क्योंकि जो ट्रीटमेंट हाइपरटेंशन की प्रेगनेंसी में दी जाती है वो इन टैबलेट से, इन मेडिसिन से टोटली डिफरेंट होती है और वो बहुत ज़्यादा सेफ़ होती है प्रेगनेंसी के हवाले से। और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हमारी तमाम ऐसी फ़ीमेल्स जो नोन केस ऑफ हाइपरटेंशन हैं या किसी और मेडिकल डिसऑर्डर का केस हैं वो ज़रूर डॉक्टर को विज़िट करेंगी। अपनी मेडिसिन को अपने साथ ज़रूर लेके जाइएगा ताकि डॉक्टर्स जो हैं वो उस वक्त उनको चेक कर सकें और उनके मुतालिक जो है वो आपको बहुत ही सही तरीके से इंफॉर्मेशन दे सकें। प्री कॉन्सेप्शनल काउंसलिंग के लिए जब आप डॉक्टर को विज़िट करेंगे तो उसका सिर्फ आपको यही एक फ़ायदा नहीं होगा कि आपकी मेडिसिन को वो चेक कर लेंगे और आपको एडवाइस करेंगे। तो डॉक्टर जो हैं वो आपकी एक कंप्लीट अच्छी हिस्ट्री से, एग्जामिनेशन से और कुछ आपकी रूटीन इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो करवा के आपको पूरी तरह रीअश्योर कर सकते हैं कि आप बिल्कुल ठीक हैं, एक्सेप्ट हाइपरटेंशन आप में फ़र्दर कोई और मसला नहीं है एंड यू आर फिट फॉर द प्रेगनेंसी। और साथ साथ वो आपको ये एडवाइस करेंगे कि जैसे ही प्रेगनेंसी होती है आप फौरी तौर पे बहुत ही जल्दी जो है वो अपने एंटीनेटल विज़िट जो हैं उनके साथ स्टार्ट करें ताकि वो आपकी मेडिसिन को एक सेफ़ एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन के साथ एक्सचेंज कर सकें। आपने बहुत सारे पेशेंट को ये भी देखा होगा कि वो एस्पिरिन टैबलेट पे होते हैं। डॉक्टर्स जो हैं वो उनको तकरीबन जब 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी यानी तकरीबन 3 माह उनकी प्रेगनेंसी को हो जाते हैं तो कुछ पेशेंट में एस्पिरिन टैबलेट जो है वो स्टार्ट करवा देते हैं। इन केस ऑफ क्रोनिक हाइपरटेंशन आप सब फीमेल्स के लिए जो कि पहले से ही हाइपरटेंसिव है, याद रखिए कि आपके लिए एस्पिरिन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये डॉक्टर जो हैं आपको 12 वीक्स जब 3 महीने हो जाएंगे आपकी प्रेगनेंसी को तो ये आपको स्टार्ट कर देंगी। और ये क्या करेंगी, इसका फंक्शन जितना थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया दे दूं कि ये जो मदर और फीटस के दरमियान जो कनेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो है, जो ब्लड सर्कुलेशन है, ये इसको इम्प्रूव करेगी, इसको अच्छा रखने में ये हेल्पफुल होगी। क्योंकि जब यही प्लेसेंटा अच्छा काम नहीं करता तो फिर फर्दर हाइपरटेंशन और उसकी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो मदर में और उसके नतीजे में वो बेबी को अफेक्ट करती हैं। क्रोनिक हाइपरटेंशन के अलावा भी जो है एस्पिरिन बहुत सारी दूसरे मेडिकल डिसऑर्डर्स में, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी पेशेंट जो हैं वो शुगर की मरीज़ हैं यानी उनको डायबिटीज़ है या ये कि उनको क्रोनिक रीनल डिज़ीज़ है, मतलब उनको गुर्दों का मसला है, या इसके अलावा उनको कोई और ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है,
एस्पिरिन जो है इन सारे मेडिकल डिसऑर्डर के साथ साथ उन पेशेंट में भी जो कि नोन केस ऑफ क्रोनिक हाइपरटेंशन तो नहीं थी, लेकिन अपनी लास्ट प्रेगनेंसी में उनको हाइपरटेंशन हो गया था। अभी हमने डिस्कस किया कि ये जो कुछ मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं जो कि फर्दर रिस्क ऑफ प्री एक्लैम्पशिया जो कि हाइपरटेंशन की एक कॉम्प्लिकेशन है, इसका रिस्क जो है वो बढ़ा देते हैं। और अगर हम एस्पिरिन को यूज़ करें फ्रॉम 12 वीक्स तो ये रिस्क ऑफ प्री एक्लैम्पशिया जो है उसको कम कर देता है। इन मेडिकल डिसऑर्डर्स के अलावा भी कुछ दूसरे मॉडरेट रिस्क फैक्टर्स हैं जिनमें अगर एस्पिरिन को यूज़ किया जाए तो ये भी जो रिस्क ऑफ प्री एक्लैम्पशिया है उसको कम कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी पेशेंट की ये फर्स्ट प्रेगनेंसी है और कुछ ऐसी मदर्स जो जिनकी एज मोर देन 40 इयर्स है या उनकी 2 प्रेगनेंसी के दरमियान जो गैप है वो 10 साल से ज़्यादा का हो चुका है, और कुछ ऐसी पेशेंट जो मोटी हैं जिनका बीएमआई जो है वो मोर देन 30 है, या जो डायग्नोस हो चुकी हैं ट्विंस प्रेगनेंसी या ट्रिपलेट मतलब 2 या 3 बच्चे हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसी का वो केस हैं, या ऐसे पेशेंट जिनमें फैमिली हिस्ट्री है ऑफ प्री एक्लैम्पशिया, मतलब ये कि जब उनकी मदर प्रेग्नेंट थी तो उन्हें प्री एक्लैम्पशिया हुआ और उनकी एल्डर सिस्टर वगैरह जो हैं उनमें भी इस तरह की कॉम्प्लिकेशन देखी गई हैं। तो ऐसे सब पेशेंट जो हैं उनके लिए एस्पिरिन बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है। तो ये थी कुछ इंफॉर्मेशन अबाउट एस्पिरिन टैबलेट। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको क्लियर करती जाऊं कि ये जो हमने डिवाइड किया है हाइपरटेंशन को कि वो क्रोनिक है या वो गेस्टेशनल है या वो फर्दर प्री एक्लैम्पशिया है, इन सब में जो प्रेजेंटेशन होगी कि पेशेंट जो हैं उनका मतलब वो डॉक्टर को कैसे प्रेजेंट करते हैं, और जैसे क्रोनिक में है कि वो प्रेगनेंसी से पहले ही वो हाइपरटेंसिव हैं, गेस्टेशनल में है कि वो 5 माह के बाद होंगे। तो इन सब कंडीशंस में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कॉमन होंगी जिनको मैं कोशिश करूँगी कि वो एक ही दफ़ा जो है वो एक्सप्लेन करें, चाहे ये हो कि वो उनके बच्चे पे अफेक्ट क्या हैं और वो मदर को जो है वो कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये जो ब्लड प्रेशर है या उसकी कोई सी भी कॉम्प्लिकेशन जो है ये रिस्क ऑफ प्री टर्म डिलीवरी जो है वो बढ़ा देता है। प्री टर्म का मतलब है जो बच्चे वक्त से पहले जो है वो पैदा हो जाते हैं, कि जब भी आपको अपनी कोई फ्रेंड्स या अपने कोई रिश्तेदारों में आपको पता चलता है कि जी फ़लाँ पेशेंट हैं उनका ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है, और अगर आप उनसे इंडिकेशन पूछें कि वजह क्या बनी है तो वो अक्सर आपको बताएंगे कि ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो गया था। और जब ब्लड प्रेशर ख़तरनाक हद तक हाई हो जाए और उसमें फ़र्दर कॉम्प्लिकेशंस हों तो उस वक्त क्या होता है कि उस वक्त ये नहीं देखा जाता कि ये जो खातून है ये कितने महीने इनकी प्रेगनेंसी को हुए हैं और बच्चा जो है वो अभी इमेच्योर है, बाज़-औक़ात वो 7 माह का होता है, लेकिन उनका ब्लड प्रेशर इस हद तक शूट कर चुका होता है और उनमें उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो आ चुकी होती हैं कि फ़ॉर द सेक ऑफ मदर्स लाइफ, माँ की ज़िंदगी को बचाने के लिए जो है फ़ौरी तौर पे उनको ऑपरेट किया जाता है, जिसके नतीजे में जो है वो प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है। और इन बच्चों को बाद में काफ़ी देर नीको न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट जो कि बच्चों का आईसीयू होता है, ये बच्चे बाज़-औक़ात 1 महीना या 2-2 महीने जो हैं वो वहाँ पे गुजारते हैं। उसके अलावा आपने सुना होगा कि कुछ पेशेंट का ये होता है कि जी ऑपरेशन करना पड़ा क्योंकि ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। हाइपरटेंशन के केसेस में अगर पेशेंट का ब्लीडिंग की कंप्लेन हुई है तो वो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको उनका जो प्लेसेंटल अब्रप्शन, ये भी मैं पहले एक और वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि उसमें क्या होता है कि प्लेसेंटा जो है वो फट जाता है या वो डिटैच्ड हो जाता है। बहरहाल ये भी एक बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, उसमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और अब्रप्शन की एक काज जो है वो हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन और इसकी कॉम्प्लिकेशन में जो फाइनल ट्रीटमेंट जो होती है इन बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन में, वो होती है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कि आपको इस प्रेगनेंसी को ख़त्म करना पड़ता है व्हाट एवर द गेस्टेशनल एज, क्योंकि जैसे ही प्रेगनेंसी जो है वो ख़त्म होती है उसके साथ साथ ही प्लेसेंटा जो है वो बॉडी से निकल जाता है।